and photosynthesis, and then next topic is chloroplast. The outline of today's lecture is what is meant by water and photosynthesis, what is the Neil hypothesis, how Neil hypothesis is proved by experiment, and then what is meant by chloroplast and what is its function in the photosynthesis. Water and photosynthesis. कहते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर एंड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विच मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू लिव। कहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है तो वो ऑक्सीजन किससे रिलीज हो रही है, फ्राम वाटर से। वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो ऑक्सीजन है वाटर में से रिलीज होती है वही एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हासिल होती है और फिर वो इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये कहता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन। In 1930, when Neil hypothesized that plants split water as a source of hydrogen, releasing oxygen as a byproduct. कहता when Neil ने hypothesis दी कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं, किस मकसद के लिए स्प्लिट करते हैं, ताकि उसमें से हाइड्रोजन ली जा सके, और हाइड्रोजन को प्लांट्स ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जो वाटर में से ऑक्सीजन रिलीज हुई है उसको एज अ बाई प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। Neil hypothesis was based on his investigation on photosynthesis in bacteria that make carbohydrate from carbon dioxide but don't release oxygen। कहता है ये नील हाइपोथेसिस क्यों दी कि वो बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसे होती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को यूज़ नहीं करते। ये जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। वाटर की जगह किसको यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को, ताकि क्या लिया जा सके, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन ली जा सके। तो इस बेस पर उसने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर में से हाइड्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको एज अ बाई प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। कहते हैं Neil hypothesis is hypothesis that source of oxygen released during photosynthesis is water and not carbon dioxide was later confirmed by scientists during 1940s when first use of an isotopic tracer in biological research was made। कहता है बाद में 1940 में नील हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव कर दिया गया कि जो नील्स हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है वो वाटर में से रिलीज़ होती है। तो ये कैसे प्रूव हुआ? कहते हैं 1940 में साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का आइसोटोप बनाया, तो उसकी मदद से फिर इसको हमने ट्रेस कर लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 16। लेकिन इसके आइसोटोप कौन सा बना लिया? O18। आइसोटोप किसे बोलते हैं? एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मैसेज क्या हो? डिफरेंट हो। तो एक आइसोटोप क्या हो गया? O16, दूसरा आइसोटोप है O18। तो ये दो आइसोटोप साइंटिस्ट ने यूज़ करके ट्रेस कर लिया कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या वाटर से आ रही है। तो क्या प्रूव हुआ कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर में से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिलीज का है। कहता वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप O18 वर प्रीपेयर्ड इन दी लेबॉर्ट्री। कहता वाटर का भी आइसोटोप बना लिया कि H2O, जो H2O में O है वो 18 वाला बना लिया, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में जो CO2 है O2 को भी कौन सा हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप O18 वाला
तैयार कर लिए, दो कंपाउंड तैयार कर लिए हैं, एक H2O और दूसरा CO2। दोनों में ऑक्सीजन कौन सी यूज़ की है, O18 वाली। एंड इसने दो ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कहते जब ग्रुप 1 में ग्रीन प्लांट रखा तो इसको वाटर कौन सा दिया गया, जो O18 वाला आइसोटोप कंटेन कर रहा था। H2O में ये जो H2O है इसमें ऑक्सीजन कौन सा यूज़ किया, 18 एटॉमिक मास वाला, और CO2 में ऑक्सीजन 16 वाला यूज़ किया। तो इसी तरह ग्रुप 2 में कहता है ग्रीन प्लांट्स लिया, इसमें वाटर जो H2 है, H2O में इधर 16 वाला आइसोटोप यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या किया, 18 वाला यूज़ किया। ये दोनों के उल्ट हो गया, उधर H2O में 18 वाला यूज़ किया था लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में 16 वाला यूज़ किया था। इधर H2O में 16 वाला यूज़ किया और CO2 में 18 वाला यूज़ किया। तो रिजल्ट क्या हमारे पास, कहता it was found that plants of first group produce O18 but the plants of second group did not। कहता जो ग्रुप 1 था उसने ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की वो कौन सी थी, एटॉमिक मास आइसोटोप 18 वाली, लेकिन कार्बन डाइ जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई उसमें 16 वाली थी। और इसी तरह जब ग्रुप 2 में देखा गया तो जो ग्लूकोज थी वो आइसोटोप 18 वाली थी लेकिन ऑक्सीजन कौन सी थी, 16 वाली। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि इधर हमने H2O में जो आइसोटोप था 18 वाला यूज़ किया था तो ऑक्सीजन कौन सी रिलीज़ हुई है, 18 वाली। इधर हमने वाटर में ऑक्सीजन कौन सा यूज़ किया था, 16 वाला, और ऑक्सीजन इधर कौन सी रिलीज़ हो रही है, 16 वाली रिलीज़ हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो किस कंपाउंड से आ रही है, वो वाटर के कंपाउंड से आ रही है। और जो CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किसके लिए यूज़ हो रही है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कहता है इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट इज दस वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस अदर बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिड्यूसिंग NADP2 NADPH2। कहता है जो वाटर में से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है उसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान दो कंपाउंड तैयार होते हैं, एक ATP और दूसरा NADPH2। दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड है। कहता है हाइड्रोजन जो वाटर में से रिलीज हुई है वो NADP को किस में रिड्यूस कर रही है, NADPH2 में। NADPH is the reducing power which along with ATP also formed during light reaction। light reaction photosynthesis को बोल रहा है and is used to reduce CO2 to form sugar during dark reaction। कहते फिर ये जो हमने NADPH2 बनाया और ATP बनाया है इसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हम CO2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में कन्वर्ट करते हैं, C6H12O6 में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक था फोटोसिंथेसिस एंड वाटर। इसमें सिर्फ आपने बताना था कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किस कंपाउंड से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या वाटर से आ रही है, तो वो किससे आ रही है, वाटर से आ रही है। यह आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना है कि दो ग्रुप बनाने हैं, एक में वाटर जो 18 आइसोटोप वाला यूज़ करना है और दूसरे ग्रुप में वाटर 16 आइसोटोप वाला यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं जिसमें हमने वाटर 18 आइसोटोप वाला यूज़ किया है उधर ऑक्सीजन 18 आइसोटोप वाली रिलीज़ होगी, और जिधर हमने वाटर 16 आइसोटोप वाला यूज़ किया उधर ऑक्सीजन भी कौन सी रिलीज़ होगी, 16 आइसोटोप वाली रिलीज़ होगी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हम ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मीन बाय क्लोरोप्लास्ट तो आपने उधर से जो 4th चैप्टर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था वो ही एक्सप्लेन कर देना। इधर MCQs है 2-4 वो देख लें कौन कौन से। कहता है क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, के प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है कहता है ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट बट द लीव्स आर द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट प्लांट। कहता है जितने भी ग्रीन प्लांट है उनके हर पोर्शन तकरीबन हर पोर्शन में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लेकिन जो ज़्यादा मकदार में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो किस जगह पे है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, लीव्स में होती हैं। क्यों लीव्स में होती हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद कहता है कि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर अबाउट हाफ अ मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ अ लीव। कहता है कि अगर पर जो लीव का हम
स्क्वायर मिलीमीटर, एक स्क्वायर मिलीमीटर में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं? 5 लाख के करीब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है। पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? 5 लाख या 500,000। उसके बाद कहता है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द सेल ऑफ मेसोफिल टिश्यूज इनसाइड द लीफ। ईच मेसोफिल सेल हैज अबाउट 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट। कहता है ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, कहता है कि एक मेसोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं? 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यह आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल टिश्यू में। और मेसोफिल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। दैन कहता है क्लोरोप्लास्ट हैज ए डबल मेम्ब्रेन इनवेल्व्ड दैट इनक्लोजेस डेंस फ्लूइड फील्ड। ये हम ऑलरेडी भी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है, दूसरी इनर होती है। आगे उसके बाद बताया हुआ कि जो उसके अंदर मेम्ब्रेन बन के क्या बनाती है? थैलाकोइड बनाती हैं। और थैलाकोइड आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? ग्रैनम बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर है, उधर 4th चैप्टर में पढ़ी थी। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ये एक जो स्टैग थैली है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलाकोइड बोलते हैं। और पूरे थैलियों का जब स्टैग बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, उसको उसको क्या बोल देते हैं? ग्रैनम बोल देते हैं। और जो इसमें लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या किसका नाम देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और जो ग्रैनम को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करवा रहा है उसको हम किसका नाम देते हैं? इंटरग्रैनम का नाम देते हैं। और ये जो ग्रैनम होते हैं इनका कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। और इंटरग्रैनम का कलर कौन सा होता है? अदर दैन ग्रीन है, कोई भी हो सकता है। तो इसके बाद कहता है इन सम प्लेसेस थैलाकोइड सैक्स आर स्टैक्ड इन कॉलम कॉल्ड ग्रैनम। ये ग्रैनम की डेफिनेशन की हुई है। ग्रैनम कैसे बनता है? जब बहुत सारे थैलाकोइड के सैक्स आपस में अटैच होते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रैनम बन जाता है। क्लोरोफिल and other photosynthetic pigments are found embedded in the thylakoid membrane and impart green color to the plant। कहता है ग्रैनम का कलर कौन सा था? ग्रीन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर आल्सो पार्ट ऑफ दीज मेम्ब्रेन। कहते उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो भी किस में प्रेजेंट होती है? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? ये हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट टॉपिक्स में जाकर पढ़ेंगे। कि सिर्फ इधर आपने ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ प्रेजेंट है? ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद कहता है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन आर दस इन्वॉल्व इन दी एटीपी सिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम क्या होता है? एटीपी बनाना। तो इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकोइड में प्रेजेंट है इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीपी कहाँ बनते हैं? थैलाकोइड में बनते हैं। और किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं? केमी ऑस्मोसिस के जरिए बनते हैं। ये प्रोसेस है कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एटीपी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या किसका नाम देते हैं? केमी ऑस्मोसिस। ये सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाके इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे क्या है। और ये पूरा पूरा प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे कि ये एटीपी कैसे बना रहे हैं। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना कि थैलाकोइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फंक्शन क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस करना। और जिस प्रोसेस के जरिए सिंथेसिस होती है उसको हम केमी ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। उसके बाद कहता है कि which is converted into chemical energy of ATP and NADPH and the products which are used to synthesize sugars in the stroma of the chloroplast। then कहता है photosynthetic prokaryotes lack chloroplast। ये आगे डिफरेंस आ गया यूकरियाट और प्रोकरियाट के दरमियान। कहता है जो यूकरियाटिक सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्लोरोफिल क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक प्रोकरियाट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकरियाटिक सेल कौन से? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते लेकिन उनमें कुछ फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो थैलाकोइड का काम करती है। ये आपने याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो किसका काम करती हैं? थैलाकोइड का काम करती हैं। व्हाट इज नील हाइपोथेसिस? हाउ इज इट प्रूव? थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।